आज दिल्ली में और मेरठ में दो रैली हुई। एक जो विपक्षी गठबंधन की है वो रैली हुई जो कि दिल्ली में हुई, और दूसरी जो रैली हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में हुई। वहां से वो लोकसभा 2024 के चुनाव का उन्होंने यूपी में कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब ऐलान किया या शुरुआत की। अब ये दोनों की तुलना आप कैसे कर सकते हैं ये आगे इस वीडियो में बताऊंगा, दोनों में क्या फर्क है। लेकिन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते हैं। क्योंकि मैं जो एनालिसिस करता हूं थोड़ा सा अलग करता हूं, न्यूज़ के माध्यम से नहीं करता। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि न्यूज़ में कई चीज़ें न्यूज़ में आती भी नहीं है। जैसे कि आपको ये पता नहीं होगा कि जो केजरीवाल है उन्होंने अगर जो कोर्ट के अंदर क्या बोला तो उसके ऊपर मतलब क्वेश्चन क्या आना चाहिए, इसके ऊपर कोई न्यूज़ में नहीं बोला। जैसे केजरीवाल ने बोला कि मैं बताऊंगा कि शराब घोटाला में किसको फायदा हुआ है, किसको पैसा मिला है, तो ये खुलासा करूंगा। तो सोचिए कि बाद में उन्होंने आके बोला कि रेड्डी ब्रदर्स है, उनको मतलब बोल सकते हैं एक्सटॉर्शन मनी बीजेपी को दिया। आप सोचिए कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि शराब घोटाला में किसको पैसा मिला, तो पहले वो मान रहा है कि शराब घोटाला हुआ है। पहले तो यही सवाल पूछना चाहिए कि आज तक जो आम आदमी पार्टी से लेकर सारे विपक्षी दल बोल रहे हैं, कांग्रेस तो अभी नया उस नाव पे सवार हो गई है कि बोल रही है गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, जबकि वो लोग अगर देखने जाएंगे तो कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस के और इस शराब घोटाले पे हुआ है। लेकिन चलिए अपनी उसमें नहीं जाएंगे, अब उसमें क्यों ये सारे विपक्षी दल एक मंच पे आए उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि पहले तो ये मान रहे हैं ना कि हमने शराब घोटाला हुआ है, उसके एक्सटॉर्शन मनी बीजेपी को मिला, हमें नहीं मिला, मतलब उनको नहीं मिला पैसा। कहने का मतलब ये सारा जो है पैसा वो बीजेपी के पास चला गया, ये उनका बहुत बड़ा खुलासा था। अब ये जो कल की जो आज की जो रैली हुई, जो रामलीला जो गार्डन है वहां पे पार्क में, वो एक क्या साबित करता है। इस रैली में आप देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है। जो व्यक्ति परिवारवाद के खिलाफ बोलता रहा और बोलता था कि सोनिया गांधी की जो राहुल गांधी को अपने एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, इस तरह का बात था, वो खुद उसकी वाइफ आज सोनिया गांधी के बगल में बैठ के किस हैसियत से वो आई और मंच पे बैठी, वो देखने वाली बात थी। ऐसे ही हेमंत सोरेन के पत्नी भी आई और तमाम वो नेता आए, और वही कि 400 पार। एक तो उनका आप देखिए दो चीजें, पहले मैंने बताया कि वो शराब घोटाला माने, अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि वो बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है या 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी जीत जाएगी ईवीएम के। अब ये तो इसका एक पहलू ये हो गया कि अगर वो मानते हैं कि ईवीएम के वजह से बीजेपी जीत सकती है, तो ये भी मान के उनको चलना चाहिए कि उनको चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो मानते ही हैं कि ईवीएम से जीत जाएगी तो फिर चुनाव में क्यों जा रहे हैं? आप कितना भी प्रयास कर लोगे, फिर बीजेपी तो ईवीएम से जीत जाएगी, तो फिर करोगे क्या? आप उसके लिए चुनाव का बहिष्कार करो और सड़कों पे उतरो, तो वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि बहाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि 2024 के चुनाव हारने वाले हैं। तो हारने वाले हैं तो पहले से बहाना खोज के रखो। तो जनता तो पूछना चाहिए ना कि भाई अगर तुम ईवीएम पे विश्वास ही नहीं करते हो तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? चुनाव का बहिष्कार कर दो कि भाई ईवीएम पहले से फिक्स है। दूसरा चीज कि लोकतंत्र खतरे में है। आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो, प्रधानमंत्री के बारे में बुरा भला सब कर सकते हो, टीवी न्यूज पे आके उनके खिलाफ रैली कर सकते हो, और आज तक आपको उसके ऊपर कुछ हुआ भी नहीं। फिर आप बोलते हो लोकतंत्र खतरे में है। आप वोट भी करने जाओगे, हर जनता वोट देने जाएगी तो लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर रही, तो कैसे मानेगी कि भाई चुनाव नहीं हो रहा है या लोकतंत्र नहीं है? और मैं 2014 से सुन रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल जाएगा। और मुझे तो लगता है कि पहले राहुल गांधी को मानता था कि राहुल गांधी ही के पर्ची मिलती थी, अब तो मुझे लगने लगा है जो खड़गे साहब है उनको भी एक पर्ची पकड़ाई जाती है। वो भी जब भी आते हैं वही लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव नहीं होगा, चुनाव इसके बाद तो सब मोदी जी कब्जा कर लेंगे। अरे भाई मोदी जी अगर चुनाव, अगर आज तुम मानते हो कि आज चुनाव में वोट दीजिए नहीं तो लोकतंत्र चला जाएगा, फिर ईवीएम का रोना क्यों रह रहे हो? फिर ईवीएम के रोना ही नहीं रहना चाहिए कि ईवीएम फिक्स है। फिर तो मानना चाहिए कि अभी चुनाव अच्छा से हो रहा है, ये तेजस्वी यादव आह्वान करे आप जिता सकते हो, तो फिर आप मानते हो कि जनता जिताएगी, आप ये मानते हो कि ईवीएम फिक्स नहीं है,
तो जब ये मानते हो तो फिर ये लोकतंत्र खतरे की बात क्यों कहनी चाहिए? तो ये इनका नैरेटिव है। सब मिला जुला के ये है कि सारे भ्रष्टाचार लोग जो किए हैं, आप देखिए जो भी गए हैं भ्रष्टाचार के, सुप्रीम कोर्ट से अभी मेरे को कल एक न्यूज देख रहा था, तो अर्पिता आर्या है आज तक पे, वो बोल रही थी जो कन्विक्शन रेट है ईडी का वो मतलब बिल्कुल नगण्य है। अरे भाई 6000 केसेज हैं, 6000 केसेज में आपको मैं बता दूं कि कम से कम 90% केसेज जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स पे हैं। 90% केसेज, 10% ओनली जो है वो जो नेता हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके नेता के ऊपर है, केवल 10%। उसमें से बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा विपक्षी दलों के ऊपर रेड पड़ा है या जो भी हुआ है। अब उसमें क्या है कि 6000 केसेज हैं, तो उसमें केवल 25 आदमी को सजा हुआ है। अरे भाई केस तो चला गया कोर्ट में, जिसको अमित शाह ने जो पंचायत था आज तक तो उसमें बोला भी था कि भाई अब कोर्ट में केस गया, तो अब कोर्ट को कितना उसको डेट देना है, कोर्ट की सुनवाई में कितना टाइम लगेगा, उसमें ईडी सीबीआई क्या कर सकती है? ये तो कोर्ट का काम है। अगर कोर्ट में अगर मान लो जिरा ही नहीं चल रहा है, उसमें बहस ही नहीं चल रही है, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, उसमें देर ही लगेगी। तो उसमें कोर्ट क्या करता है? आप जो सोचिए कि लालू यादव कब उनके ऊपर चारा घोटाला केस हुआ था, कब उनको कन्विक्शन मिला? अभी आपने देखा उसी जब एक और रोना होते हैं कि पीएमएलए को जो केसेज है वो एक्ट में बदलाव कर दिया गया इसलिए छूट नहीं रहे। उसी केस से जो कार्तिक चिदम्बरम वो भी छूट के बाहर निकले, एक और लीडर है मेरा नाम भूल रहा हूँ, वो भी, दोनों आदमी अभी, हाँ संजय राउत, वो भी उसी पीएमएलए केस से बाहर है। तो अगर 2 लोग बाहर है तो बाकी लोग क्यों नहीं छूट सकते? तो कोर्ट इन लोगों को छोड़ क्यों नहीं रही है? तो ये सब केवल एक पहले से ये हार माने हुए, हार बोलते ना कि मन से हार चुके हैं। अब ये आप बहाना पहले से ढूंढ रहे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो पहले एग्जिट पोल आएगा तो एग्जिट पोल का टिकड़ा फोड़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्योंकि रिजल्ट ऐसे आना है इसलिए सारे जगह मीडिया में एग्जिट पोल में पैसा फैलाया गया है कि इसी के हिसाब से नतीजे आए। तो ये भी एक रोना इनका शुरू होगा। अब आते हैं जो मोदी जी का मेरठ का रैली हुआ, मेरठ के जो हिस्सा है उसमें करीब करीब केवल बीजेपी को 7 सीट मिले थे। तो इस बार बीजेपी प्रयास कर रही है जयंत चौधरी को लाकर, और जिस तरह से किसान लोगों को जो उन्होंने भाषण में बताया कि हम जो फायदे पहुंचा रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह का एक बोल सकते हैं जाट समाज में एक सम्मान है, उसको भुनाने का, भारत रत्न भी है उससे भी भुनाने का प्रयास किया, जिसे वो चाहते हैं कि बीजेपी जो है जहां पे ये कमजोर थी वहां पे ये सारी सीटें जीत जाए, जिससे कि इनका 80 का जो यूपी में टारगेट है वो सफल हो। इसकी वजह से उन्होंने यहां से शुरुआत की है, और जाट जो है इसकी वजह से आप देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो भी शामिल थे, हरियाणा के कई लीडर को भी बुलाया गया था। तो मिला के ये देखा जाए तो बीजेपी कंफ्यूज नहीं है, बीजेपी उसको पता है कि मुझे करना क्या है। वो मतलब वो बोलते हैं ना कि ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग रेट है उनका, और इन लोगों का रोल है डिफेंसिव, कि ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं हार कहते। उनका क्या है कि कैसे और सीटें निकाल सकते हैं। वो जानते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि और कितना 2-4 सीटें बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपने पंजाब में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के एमपी भी आए, और एक और एमपी जो हैं 2 एमपी अभी बीजेपी में शामिल हुए। तो आम आदमी बीजेपी देख रही है कि क्या गैप है उसको भर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अकाली दल से वहाँ के लोग उतने खुश नहीं हैं, क्योंकि अकाली दल से जो हिंदू वहाँ के जनसंख्या है वो अकाली दल से खुश नहीं है। तो बीजेपी को सिख और हिंदू दोनों का वोट चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अकाली दल से जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ रहती है पंजाब में, उसको खुश करने के लिए अकाली दल से इस बार उन्होंने समझौता नहीं किया, जिससे जो बलराम जाखड़ के लड़के हैं सुनील जाखड़, उन्होंने इस पर बोला भी कि हम अकेले जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भले ही इसमें सीट में कितना फायदा होगा तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं जो असेंबली इलेक्शन होगा पंजाब में उसके लिए, कि अगर हम सोलो जाएंगे तो सोलो कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी देखिए जो बेअंत सिंह के जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, और उनका मतलब टेररिस्ट लोगों ने मार दिया, उनके लड़के जो बिट्टू हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि बोल सकते हैं उपचुनाव हुआ था वहाँ पे वो जीत गए थे। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी अगर कोई भविष्य दिखेगा तभी सीटिंग एमपी छोड़कर और बीजेपी में या उस पार्टी में जाएगा जिसमें वो देख रहा है कि ये भावी भविष्य में आगे बढ़ सकती है। नहीं तो इतना कोई बड़े बड़े लीडर जैसे सुनील जाखड़ ही हो गए, ये बड़े बड़े लीडर
आज चुनाव के टाइम में भी 2-2 3-3 सांसद चले आए, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन पंजाब में पहले से बेटर होगा, और अब देखते हैं कि कितना बेटर हो सकता है, वो तो जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद पता चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।